हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, कैप्सूल द फाइनल बूस्टर कोर्स में मैं आज आप सभी के लिए रचना शरीर का पेपर 1 का चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। और मैं गारंटी देता हूँ कि आज मैं आपको चैप्टर वाइज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा तो उसमें से 80 to 85% आपके फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम का जो पेपर होगा उसमें बैठेगा। ये मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ, ये मैं ऐसा इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने 3 से 4 घंटे क्या किया है, डिटेल एनालिसिस किया है। कैसे किया है तो मैंने ऑल ओवर इंडिया जितनी भी यूनिवर्सिटी है तो उनके पिछले 2 से 3 साल के क्वेश्चन पेपर को उठाया और मैंने चैप्टर वाइज ट्रेंड को देखा कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पूछ रहा है, इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पूछ रहा है, और इस तरह से मैंने फाइनल आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक का पीडीएफ तैयार किया है। और ये जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा हूँ ये ऑल ओवर इंडिया है ना, यानी कि इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी है सबके लिए ये मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एमपी की यूनिवर्सिटी एमपीएमएसयू जो है उसके पेपर को एनालिसिस करके मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो बना दिया। ऐसा नहीं कि मैंने महाराष्ट्र की जो यूनिवर्सिटी है उसके पेपर को एनालिसिस करके आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बना दिया। नहीं, मैंने क्या किया है, मैंने जितनी भी इंडिया की यूनिवर्सिटीज है सबके पिछले 2 से 3 साल के पेपर को उठाया और मैंने चैप्टर वाइज ट्रेंड को देखा कि इस चैप्टर में क्या टॉपिक पूछ रहा है, इस चैप्टर में क्या टॉपिक पूछ रहा है, और इस तरह से आपके लिए 3 से 4 घंटे डिटेल एनालिसिस करके मैंने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक का पीडीएफ तैयार किया है। और शायद इसीलिए मैं बोल पा रहा हूँ कि गारंटी देता हूँ कि 80 to 85% आज मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा उसमें से ही बैठेगा। तो जिस भी बच्चे ने साल भर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है तो आप घबराइए मत। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ यही आपको पढ़ लेना है। तो गारंटी देता हूँ आपके एग्जाम में 70 to 80 मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है इसे हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं तो वो सब सोच रहे होंगे कि सर ये कैप्सूल द फाइनल बूस्टर कोर्स क्या है। तो आपको बता दूं जैसे कि जितने भी 2024 बैच के स्टूडेंट हैं तो वो सभी एक बीमारी से सफर कर रहे हैं जो कि है एग्जाम फोबिया। बीमारी का नाम क्या है, एग्जाम फोबिया। एग्जाम फोबिया का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परीक्षा से भय। ठीक है, तो इस भय को जो आपको अभी हो रहा है परीक्षा से, तो इसको दूर करने के लिए, है ना, इसको दूर करने के लिए मैंने आप सबके लिए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है कैप्सूल द फाइनल बूस्टर, है ना। यहाँ पर इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा आपको, तो इस कोर्स में आपको सारे चैप्टर के अकॉर्डिंग टू एंसाइज्म मैंने अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं तो वो सारे नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करूंगा जैसे कि आज मैं कर रहा हूँ, है ना। रचना शरीर का पेपर 1 का आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। ऐसे ही बाकी जितने भी सब्जेक्ट है सभी का मैं क्या करूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज लेकर आऊंगा। और ये मैंने अभी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, बाकी सब्जेक्ट का सीरीज आपको इसी कोर्स में मिलेगा। ठीक है, तो इस कोर्स में अगर आपको एनरोल करना है तो आप आयुर्वेदा विक्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, आप जैसे ही ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको होम पेज पर बीएमएस फर्स्ट प्रो का टाइल मिलेगा, तो वहीं पर आपको ये कैप्सूल द फाइनल बूस्टर कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको उसमें इनरोल कर लेना है ना। अगर आप आज तक यानी कि आज की डेट में इनरोल करते हैं तो वहाँ पर मैंने इस कोर्स का जो एक्चुअल प्राइस है जो कि कितना है 1299, तो इसमें से भी मैंने आज तक के लिए 15% ऑफ कर दिया है ना। तो 15% ऑफ के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है बैच 2024। ठीक है, इस कूपन कोड को अगर आप यूज करते हैं तो ये जो एक्चुअल प्राइस है इसमें से भी 15% ऑफ हो जाएगा और ये कूपन कोड सिर्फ और सिर्फ आज के लिए वैलिड है। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चेक नहीं किया तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स को चेक कीजिए। यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए 2 मंथ का स्टडी प्लान भी तैयार किया है ना। अगर आप इसी प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ते हो तो मैं गारंटी देता हूँ अगले 60 दिन में आपका पूरा बीएमएस फर्स्ट ग्रुप का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आपकी एग्जाम कब है, मिड मार्च में, तो लगभग 4 मार्च के आसपास
क्या हो जाएगा, आपका पूरा बीएमएस फर्स्ट प्रो का सिलेबस कवर हो जाएगा अगर आप डिसिप्लिन वे में मैंने जो स्टडी प्लान तैयार किया है इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो, ठीक है। यही स्टडी प्लान आपको इसी कोर्स में वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने अपलोड किए हैं, है ना। हर यूनिवर्सिटी के पिछले 2 से 3 साल के पेपर को मैंने वहाँ पे अपलोड किया, तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। साथ में मेरे यहाँ पे व्हाट्सअप सपोर्ट भी मिलेगा, है ना। तो 2 से 3 दिन में मैं क्या करूँगा, कैप्सूल के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप तैयार करूंगा, तो उसमें सबको मैं ऐड करूंगा जो भी इस कोर्स को लेगा, और वहाँ पर मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कोर्स है, फटाफट चेक कीजिए अगर आप आपके एग्जाम में फोड़ना चाहते हैं तो, ठीक। चलिए अब टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए आज का हमारा टॉपिक है इसे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या है टॉपिक, टॉपिक क्या है, टॉपिक है रचना शरीर, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और आज हम क्या करेंगे, पेपर 1 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं रचना शरीर के 2 पेपर होंगे, एक तो क्या होगा पेपर 1 और दूसरा क्या होगा पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 रहेगा 100 मार्क्स का, पेपर 2 रहेगा 100 मार्क्स का, ठीक है। तो इस तरह से रचना शरीर का जो फाइनल पेपर बनेगा, फाइनल रिजल्ट बनेगा, तो उसकी मार्किंग थ्योरी की कितने में से होगी, 200 मार्क्स में से होगी, ठीक है। तो आपको थ्योरी में पास होने के लिए मिनिमम कितने चाहिए, 50% चाहिए, यानी कि आपको दोनों पेपर मिलाकर पास होने के लिए कितना चाहिए, 100 नंबर चाहिए, ठीक है। किसमें, थ्योरी में, रचना शरीर के, ठीक। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट को डाउट होगा कि सर क्या हमको अलग अलग पेपर 1 और पेपर 2 में 50% लाना है, तो ऐसा नहीं, दोनों पेपर मिलाकर आपको रचना शरीर के थ्योरेटिकल एग्जाम में पास होने के लिए 50% चाहिए, है ना। जैसे कि अगर मान लो पेपर 1 में आप 40 नंबर लाते हैं, तो पेपर 2 में आप ऐसी पढ़ाई करो कि इसमें कितने आ जाए, 60 आ जाए, तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से दोनों पेपर मिलाकर आपको रचना शरीर के थ्योरी एग्जाम में पास होने के लिए मिनिमम 50% चाहिए। कई स्टूडेंट को डाउट रहता है कि सर क्या हमको पेपर 1 में भी अलग से 50% चाहिए और पेपर 2 में भी अलग चाहिए, नहीं, दोनों पेपर को मिलाकर आपको मिनिमम 50% चाहिए, है ना। दोनों पेपर की टोटल मार्किंग 200 में से होगी, तो आपको मिनिमम 100 मार्क्स चाहिए दोनों पेपर को मिलाकर, ठीक। चलिए अब रचना शरीर के पेपर 1 का सिलेबस देख लीजिए, है ना। सिलेबस देख लीजिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं रचना शरीर में आपको आयुर्वेद वाला पोर्शन भी पढ़ना है और आपको मॉडर्न वाला पोर्शन भी पढ़ना है, ठीक है। तो आपका जो रचना शरीर का पेपर होगा, है ना, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, तो उसमें आयुर्वेद पोर्शन की 40% वेटेज रहने वाली है और मॉडर्न पोर्शन की 60% वेटेज रहने वाली है। जैसे कि पेपर 1 कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है, तो इसमें से 40 मार्क्स का आयुर्वेद पोर्शन से पूछेगा और 60 मार्क्स का मॉडर्न पोर्शन से पूछेगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं सिलेबस को डिटेल में, है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम आयुर्वेद पोर्शन की बात करें, तो आयुर्वेद पोर्शन के टोटल 8 चैप्टर आपको रचना शरीर में पेपर 1 में पढ़ना है। कौन कौन से वो, तो सबसे पहला है शरीरोक्रमणीय शारीर, दूसरा है परिभाषा शारीर, तीसरा गर्भ शारीर, चौथा अस्थि शारीर, पांचवा संधि शारीर, छठा स्नायु शारीर, सातवां पेशी शारीर और 8वां क्या है, केश दंत नख, ठीक है। तो इस तरह से 8 चैप्टर है आयुर्वेद पोर्शन के, किसमें, रचना शरीर के पेपर 1 में, ठीक है। वही अगर हम मॉडर्न पोर्शन की बात करें, तो रचना शरीर के पेपर 1 में आपको मॉडर्न टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ना है, तो एक तो है एम्ब्रायोलॉजी, देन ऑस्टियोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी, मायोलॉजी, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइनोलॉजी और लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह से 7 चैप्टर आपको रचना शरीर के पेपर 1 में किसके पढ़ना है, मॉडर्न के पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से आयुर्वेद के 8 और मॉडर्न के 7, तो रचना शरीर के पेपर 1 में टोटल चैप्टर कितने हो जाएंगे, 15 चैप्टर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया है, अब यहाँ पे क्या किया है एनसीआईसीएम ने, ये जो टोटल 15 चैप्टर है, तो इनको क्या किया है टोटल 7 से 8 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। क्या किया एनसीआईसीएम ने, आयुर्वेद और मॉडर्न वाले यहाँ पे जितने भी चैप्टर है ना, तो इनको क्या किया है टोटल 7 ग्रुप में डिवाइड किया है और एक ग्रुप को नाम दे दिया थीम, है ना। एक ग्रुप यानी कि एक थीम, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देखिए पहला ग्रुप जिसको बोला क्या, थीम ए, इसमें 2 चैप्टर है, एक तो क्या है शरीरोक्रमणीय शारीर और दूसरा क्या है
परिभाषा शारीर। ठीक है, तो ये जो थीम ए है, ये जो थीम ए है, इसकी टोटल मार्किंग कितनी है? 10 मार्क्स, है ना। यानी कि शरीरोपक्रमणीय शारीर और परिभाषा शारीर, ये दो चैप्टर मिलाकर कितनी वेटेज है? 10 मार्क्स की वेटेज है। यानी कि ये दो चैप्टर मिलाकर यहाँ से 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। और ये दो चैप्टर किसके हैं? थीम ए के हैं। ठीक है, और थीम ए से एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, यहाँ से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यानी कि आपका ये जो शरीरोपक्रमणीय शारीर और परिभाषा शारीर है, तो ये दो चैप्टर से एमसीक्यू आएगा और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा। ये दो चैप्टर से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, वैसे ही आप देखिए यहाँ पे दूसरा ग्रुप यानी कि थीम बी, इसमें दो चैप्टर है, एक तो है गर्भ शारीर और मॉडर्न का है एम्ब्रायोलॉजी। ठीक है, तो ये दो चैप्टर की मिलाकर कितनी वेटेज है? 20 मार्क्स की वेटेज है ना। और यहाँ से थीम बी से एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और यहाँ से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वही अगर हम थीम सी की बात करें तो इसमें अस्थि शारीर है और ऑस्टियोलॉजी है ना। ये दो चैप्टर मिलाकर वेटेज कितनी है? 16 मार्क्स की है। और थीम सी से एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वही अगर हम बात करें थीम डी की, तो इसमें 3 चैप्टर है, एक तो है केस दंत नख शारीर, दूसरा पेशी शारीर, और तीसरा है मायोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ से जो टोटल वेटेज इन 3 चैप्टर मिलाकर वो कितनी है? 11 मार्क्स की वेटेज है। ठीक है, यहाँ से एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और यहाँ से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यानी कि केस दंत नख, यहाँ से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं आएगा, पेशी शारीर से भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं आएगा, और मायोलॉजी जो है यहाँ से भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं आएगा। वही अगर हम बात करते हैं थीम ई की, तो इसमें टोटल कितने चैप्टर है? 3 चैप्टर है ना, संधि शारीर, स्नायु शारीर और आर्थ्रोलॉजी। ठीक है, इन तीनों चैप्टर को मिलाकर कितनी वेटेज है? 17 मार्क्स की वेटेज है। यहाँ से एमसीक्यू भी पूछेगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आएगा। वही अगर हम थीम एफ की बात करते हैं, इसमें है नर्वस सिस्टम, इसकी वेटेज कितनी है? 14 मार्क्स की। यहाँ से एमसीक्यू भी पूछेगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आएगा, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वही अगर हम थीम जी की बात करें तो इसमें है एंडोक्राइनोलॉजी और लिम्फेटिक सिस्टम, है ना। और थीम जे की वेटेज कितनी है? 12 मार्क्स की, है ना। यहाँ से एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो टोटल 15 चैप्टर है पेपर 1 के, इनको क्या किया है? 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। यानी कि टोटल 7 थीम बनाई, और इस तरह से जितने 15 चैप्टर उनको इन 7 थीम में डिवाइड कर दिया। जैसे कि बात करते हैं, थीम ए में 2 चैप्टर, थीम बी में 2 चैप्टर, थीम सी में 2 चैप्टर, थीम डी में 3, थीम ई में 3, थीम एफ में 1 और थीम जी में 2। और इनकी यहाँ पे थीम वाइज वेटेज भी बता दी, और जिस थीम से एमसीक्यू पूछेगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछेगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछेगा, वो भी आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम ब्लूप्रिंट देख लेते हैं, है ना। ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं रचना शरीर का जो पेपर होगा, तो उसमें 20 एमसीक्यू पूछेगा, है ना। फिर यहाँ पे 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ईच शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की वेटेज कितनी हो जाएगी? 40 मार्क्स की हो जाएगी। ठीक है, और 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछेगा, है ना। ईच लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की वेटेज कितनी है? 10 मार्क्स की, है ना। तो 4 × 10, इस तरह से टोटल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की वेटेज कितनी हो जाएगी? 40 मार्क्स की हो जाएगी। ठीक है, तो 20 एमसीक्यू, 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए, आगे यहाँ पे एनसीईआरटी का जब आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो आपको ये भी बता दिया है कि ये जो 20 एमसीक्यू है, तो 20 एमसीक्यू में से पहला एमसीक्यू किस थीम से पूछेगा, दूसरा एमसीक्यू किस थीम से पूछेगा, तीसरा एमसीक्यू किस थीम से पूछेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जानकारी भी मिल जाएगी कि पहला एमसीक्यू जो है वो कहाँ से आएगा, कौन से चैप्टर से आएगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये जो ऊपर के 5 आपको एमसीक्यू दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये थीम ए से पूछेगा। कहाँ से पूछेगा? ये थीम ए से पूछेगा। थीम ए में कौन कौन से चैप्टर है? तो एक तो आपका है शरीरोपक्रमणीय शारीर, है ना, और दूसरा आपका यहाँ पर कौन सा है? परिभाषा शारीर, है ना, परिभाषा शारीर। ठीक है, तो इन 2 चैप्टर से ही आपको शुरुआत के 5 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। वैसे ही 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां अगले 5 जो एमसीक्यू है, तो ये कहाँ से पूछेगा? थीम बी से पूछेगा। थीम बी में कौन कौन से चैप्टर है? तो एक तो आपका है गर्भ शारीर,
है ना, और दूसरा आपका क्या है, एम्ब्रायोलॉजी, है ना। तो आगे के जो 6 से लगाकर 10 तक एमसीक्यू है, तो या तो वो गर्भ का रहेगा या तो वो एम्ब्रायोलॉजी का रहेगा। इस तरह से देखिए यहाँ पे 11 वाला जो है वो थीम सी से, है ना, 12 वाला जो है वो थीम डी से, 13 14 जो है थीम ई से, है ना, 15 16 17 18 ये थीम एफ से, और 19 20 जो ये थीम जी से। तो इस तरह से आपको आइडिया मिल जाएगा कि पहला एमसीक्यू कौन से चैप्टर से रहेगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी वैसे ही किया है कि पहला जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो थीम ए से आएगा, या तो वो किसका रहेगा, सेरोक्रोमनी का रहेगा, या तो वो परिभाषा का रहेगा। ठीक है, दूसरा जो है वो थीम बी से रहेगा, या तो वो गर्भशारीर का रहेगा 5 नंबर का, या तो वो एम्ब्रायोलॉजी का रहेगा। ठीक है, फिर वैसे ही तीसरा थीम सी से, चौथा और पांचवा थीम डी से, छठा थीम ई से, और सातवां आठवां जो छोटे से क्वेश्चन है या तो वो जी से रहेगा या जी एफ से रहेगा, या तो जी से रहेगा या एफ से रहेगा। ठीक, चलिए वैसे अगर हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला लॉन्ग आंसर क्वेश्चन थीम बी का रहेगा। थीम बी यानी कि या तो गर्भशारीर का रहेगा या एम्ब्रायोलॉजी का रहेगा, है ना। दूसरा थीम सी से, तीसरा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन थीम ई से, और चौथा या तो एफ से रह सकता है या जी से रह सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिटेल में यहाँ पे ब्लूप्रिंट बता दी है कि कौन सा एमसीक्यू कौन से थीम से रहेगा, कौन सा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कौन से थीम से रहेगा, कौन सा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कौन से थीम से रहेगा। ठीक है, चलिए चलिए अब हम डिटेल में देखते हैं चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थीम ए, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर जितने भी चैप्टर है उनको थीम में डिवाइड किया था, है ना। तो उसी थीम के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे क्या करूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, है ना। तो जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे थीम ए, है ना। तो हमने ऊपर देखा था थीम ए की जो टोटल वेटेज है वो कितनी है, 10 मार्क्स की है। और मैंने आपको बताया था कि थीम ए से एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और यहाँ से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, थीम ए में कौन कौन से चैप्टर है, तो एक तो आपका है शरीरोपक्रमणीय शारीर, और दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है परिभाषा शारीर। ठीक है, ये जो परिभाषा शारीर है यहाँ से 90% चांसेस है, 90% चांसेस है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ से क्या आएगा, एमसीक्यू पूछेगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं परिभाषा शारीर में कई सारी टर्मिनोलॉजी है, तो उन टर्मिनोलॉजी की आपको क्या करना है, परिभाषा बताना है। जैसे कि बात करते हैं कोर्च, कंडरा, सीमांत, रज्जु, इस तरह से यहाँ पे कई सारी टर्मिनोलॉजी है, तो उनकी आपको क्या करना है, परिभाषा बताना है। वैसे तो मैंने पिछले साल के पेपर्स को एनालिसिस किया है, 90% यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू आया है, लेकिन कभी कभी किसी किसी यूनिवर्सिटी में कुछ इस तरह से भी 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया है एक्सप्लेन द टर्म कोर्च, कंडरा, सीमंत, इस तरह से 5 नंबर में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो या तो क्या होगा, 5 नंबर का पूछेगा, या सिर्फ और सिर्फ यहाँ से एमसीक्यू आएगा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ से एमसीक्यू आएगा तो ये पूरा चैप्टर क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसमें जितनी भी टर्मिनोलॉजी है सारी टर्मिनोलॉजी को आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ज्यादा नहीं है, 8 से 10 टर्मिनोलॉजी है, तो उनकी परिभाषा याद रखना है आपको, तो आप कर लोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे शरीरोपक्रमणीय शरीर की। ठीक, तो शरीरोपक्रमणीय शरीर में बार बार, है ना, मैंने जितने भी यूनिवर्सिटी के पेपर को देखा तो बार बार मेरे को ये क्वेश्चन देखने को मिला, डिफाइन शरीर एंड शारीर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद सड़ंग शरीर, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। और उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, मॉडर्न से तो बहुत कम पूछता है ना, लेकिन आयुर्वेद से बार बार पूछता है प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी। ठीक है, तो ये जो 3 टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो क्या है, डिफाइन शरीर एंड शारीर, दूसरा सड़ंग शारीर, और प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, है ना। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, इन तीनों को तो आपको पहले कर लेना है ना। फिर किसी किसी यूनिवर्सिटी में शरीर ज्ञान प्रयोजन से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया, है ना। तो ये शरीर ज्ञान प्रयोजन है, इसको आपको कब पढ़ना है, जब आप ये 3 टॉपिक को पूरा कर लो। ठीक है, चलिए ठीक, और किसी किसी यूनिवर्सिटी में अंग प्रत्यंग विभाग से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसको एक बार पढ़ लेना है। ठीक, तो शरीरोपक्रमणीय शरीर की बात करते हैं, तो शरीर एंड शारीर इसको डिफाइन करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछता है। दूसरा सड़ंग शारीर, और तीसरा प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। अगर आप मॉडर्न से नहीं करो तो कम से कम आयुर्वेद का तो कर ही लेना, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछते हैं ये वाला। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थीम बी।
थीम बी का टोटल वेटेज कितना है 20 मार्क्स, है ना। यहाँ से एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी, ठीक है। इसमें कौन कौन से चैप्टर है, तो एक तो है गर्भ शारीर और दूसरा है एम्ब्रायोलॉजी, ठीक है। अगर हम गर्भ शारीर की बात करते हैं तो गर्भ शारीर के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, डिफाइन डेफिनेशन ऑफ गर्भ, आचार्य सुश्रुत के अनुसार भी और आचार्य चरक के अनुसार भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। लक्षण ऑफ शुक्र एंड आर्तव, ये भी बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है ना। ये 5 नंबर का टॉपिक है और लक्षण ऑफ शुक्र एंड आर्तव ये भी 5 नंबर का टॉपिक है, ठीक है। फिर मासानुमासिक गर्भ वृद्धि, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको मोस्ट आईएमपी है ना, मोस्ट आईएमपी है ना। 10 नंबर का क्वेश्चन ये बार बार पूछता है, ठीक है। फिर गर्भ वृद्धि कर भाव, ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। गर्भ वृद्धि कर भाव ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार इसको रीड कर लेना, है ना। गर्भ वृद्धि कर भाव को सिर्फ एक बार रीड कर लेना, ठीक है। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा यानी कि आपरा निर्माण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपरा का निर्माण कैसे होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कैसे होता है, बार 10 नंबर का क्वेश्चन ही है, ठीक है, पूछता है ना। और गर्भ पोषण ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर क्वेश्चन है ना। तो इस तरह से अगर हम गर्भ शरीर की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, गर्भ की डेफिनेशन याद कर लेना है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी और चरक के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। उसके बाद आपको लक्षण ऑफ शुक्र एंड आर्तव ये करना है, उसके बाद मासानुमासिक गर्भ वृद्धि, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा यानी कि आपरा निर्माण और गर्भ पोषण, ये जो आपको मैंने 5 टॉपिक बताए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गर्भ पोषण भी 10 नंबर में पूछा जा सकता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन भी 10 नंबर में पूछा जा सकता है, मासानुमासिक गर्भ वृद्धि भी 10 नंबर में पूछा जा सकता है। ये 3 टॉपिक 10 नंबर के हैं। लक्षण ऑफ शुक्र और आर्तव ये 5 नंबर का, और डेफिनेशन ऑफ गर्भ ये 5 नंबर पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ना। गर्भ वृद्धि कर भाव को एक बार रीडिंग मार लेना आप, ठीक। चलिए आगे यहाँ पे देखिए, किसी यूनिवर्सिटी में रोल ऑफ त्रिदोष एंड पंच महाभूत इन फीटल डेवलपमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, और बीज भाग और बीज भागावयव। हालांकि ये इतनी जल्दी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये जो 2 टॉपिक है ना इतनी जल्दी नहीं पूछेगा, लेकिन ये हॉट टॉपिक है ना, ये ज्यादा पूछे नहीं गए हैं, तो हो सकता है इस साल पूछ ले, है ना। तो आपको क्या करना है, इसको एक बार रीड मार लेना, क्या बोल रहा मैं, रोल ऑफ त्रिदोष एंड पंचमहाभूत इन फीटल डेवलपमेंट और बीज भाग और बीज भागावयव, इस टॉपिक को आपको क्या कर लेना है, एक बार रीड मार लेना है। फिर आपको एक बार बताता हूँ इस चैप्टर में क्या करना है, किस किस को रीड मारना है सिर्फ, तो एक तो है गर्भ वृद्धि कर भाव, इसको एक बार रीड मारना है बस, रोल ऑफ त्रिदोष एंड पंच महाभूत इन फीटल डेवलपमेंट एक बार रीड मार लेना, और बीज भाग और बीज भागावयव एक बार इसको रीड मार लेना बस, ताकि मान लो एग्जाम आया तो आप बना पाओ, है ना। बाकी डेफिनेशन ऑफ गर्भ, लक्षण ऑफ शुक्र एंड आर्तव, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, गर्भ पोषण और मासानुमासिक गर्भ वृद्धि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना ही है, यहाँ पर कोई दो राय है नहीं, ठीक। चलिए एम्ब्रायोलॉजी की बात करते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछता है, या तो फीटल सर्कुलेशन से या प्लेसेंटा फॉर्मेशन से, है ना। तो ये 2 टॉपिक को तो आपको कर ही लेना है, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो कम से कम फीटल सर्कुलेशन और प्लेसेंटा फॉर्मेशन करके जाओ, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म आप जानते ही है कैसा होता है स्ट्रक्चर, एक बार रीड मार लेना, और फर्टिलाइजेशन को एक बार रीड मार लेना, आप जानते ही कैसे होता है, ठीक। चलिए, लेकिन फीटल सर्कुलेशन प्लेसेंटा फॉर्मेशन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, थीम सी की बात करते हैं, इसके टोटल वेटेज कितनी है, 16 मार्क्स की है ना। यहाँ से एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी, है ना। इसमें 2 चैप्टर है, एक तो अस्थि शारीर और दूसरा ऑस्टियोलॉजी, है ना। अस्थि शारीर 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, है ना। डायरेक्ट आपसे इस तरह से पूछ लेगा, अस्थि की परिभाषा, संख्या और अस्थि के प्रकार, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, याद कर लेना है। देखिए मैं आपको ये जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, है ना, तो इसको और आसान बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेना है ना, चैप्टर का नाम लिखो और उस चैप्टर के मैंने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए तो उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिखो और साथ में उसका आंसर भी बना लो, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिखो, साथ में उसका आंसर बना लो, ठीक है। तो आपके लिए क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, है ना। फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, है ना। एक दिन पहले जब आपको पढ़ना रहेगा, जैसे कि मान लो कल एग्जाम है और आज आपको रिवाइज करना है, तो आप वो कॉपी को उठाना, है ना, और जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया उसको आंसर को लिख लिया होगा आपने पहले ही, तो उसको रीड करके चले जाना बस, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। ऑस्टियोलॉजी, है ना, ऑस्टियोलॉजी में
क्लासिफिकेशन, डेवलपमेंट एंड ओसिफिकेशन ऑफ अ बोन। तो ये जो पहला पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो इसमें बार बार ओसिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर में, इसको आपको करना ही है, ठीक है। उसके बाद ऑस्टियोलॉजी में आपको सारी बोन नहीं करना है। यहाँ पर मैं कुछ बोन लेकर आया हूँ, जैसे कि बात करते हैं ह्यूमरस बोन, क्लेविकल बोन, फीमर बोन, है ना, स्टर्नम बोन, स्केपुला, रेडियस, अल्ना और वर्टिब्रल कॉलम, बस इतने ही बोन आपको करना है ना। गारंटी देता हूँ 90% नहीं से आएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अगला है थीम डी, है ना, 11 मार्क्स इसका वेटेज है। यहाँ से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और एमसीक्यू, यहाँ से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। इसमें 3 चैप्टर है, एक तो है केस, दंत, नख, दूसरा है पेशी शारीर और तीसरा है मायोलॉजी, ठीक है। तो केस, दंत, नख बार बार क्वेश्चन देखो। अब ये जो केस, दंत, नख है ना, इसका वेटेज कितना है, 5 नंबर का वेटेज है, ठीक है। यहाँ से 90% चांसेस है डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा एक्सप्लेन केस, दंत, नख विथ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, है ना। या तो ये क्वेश्चन पूछेगा, या तो प्राकृत एंड विकृत स्वरूप ऑफ, 3 में से किसी को भी एक उठा लेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। उसके बाद बात करते हैं पेशी शारीर। डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, पेशी की उत्पत्ति, टाइप और इसका स्वरूप एंड इसका फंक्शन, बस ये 4 टॉपिक को आपको कर लेना है। 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मायोलॉजी, है ना। देखो अब मायोलॉजी जो है तो यहाँ पर देखिए मैंने इतने सारी मसल बताई है। एक तो है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, बाइसेप्स ब्रेकाई, डेल्टोइड मसल्स, ट्रेपेजियस मसल, बाइसेप्स फ्यूमोरिस, सार्टोरियस मसल, डायफ्राम, ट्राइसेप्स ब्रेकाई, पेक्टोरलिस मेजर मसल, है ना, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस, ग्लूटियस, पोप्लेटल फोसा एंड लेटिसमस डोर्साई, ठीक है। तो ये जो मसल मैंने यहाँ पे बताई है करीबन 13 से 14 मसल है, तो इन्हीं मसल को आपको याद करना है। मसल में क्या क्या याद करना है आपको, तो मसल का ओरिजिन, हर एक मसल का, यहाँ पर जितनी मैंने मसल बताई है तो इनका ओरिजिन, है ना, इनका इंसर्शन, ठीक है, इनका एक्शन, इनकी नर्व सप्लाई, है ना, और इनका अप्लाइड एस्पेक्ट, ठीक है, अप्लाइड एस्पेक्ट, बस ये 5 चीज हर एक मसल का आपको करना है ना। अब यहाँ पे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इतनी सारी मसल आपने बता दी, बची क्या है, तो मैंने एनालिसिस किया तो मेरे को ये जानने को मिला कि जितने भी मैंने मसल यहाँ पे लिखे हैं ना, तो कहीं ना कहीं रिपीट हुई है सभी मसल बार बार, ठीक है। इसलिए मैंने सारी मसल को यहाँ पे लगभग यूज किया है, करीबन 13 से 14, ठीक है। तो हर एक मसल का ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन, नर्व सप्लाई और अप्लाइड एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है, या तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, डिस्क्राइब बाइसेप ब्रेकाई विद देयर ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन, नर्व सप्लाई, या तो ऐसा पूछेगा, या आपसे कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिस्क्राइब मसल ऑफ एब्डोमेन विद देयर ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन, नर्व सप्लाई एंड अप्लाइड एस्पेक्ट। अगर मान लो इस तरह से क्वेश्चन पूछा कि डिस्क्राइब मसल ऑफ एब्डोमेन, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि एब्डोमेन में कौन सी मसल होती है। जैसे कि यहाँ पे रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, ये क्या है, एब्डोमेन की है, तो आपको यहाँ पे फिर रेक्टस एब्डोमिनिस को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। या तो आपसे ऐसा पूछ सकता है कि डिस्क्राइब मसल ऑफ थाई, है ना, मसल ऑफ थाई विद देयर ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन एंड नर्व सप्लाई। तो आपको पता होना चाहिए थाई में कौन सी मसल होती है ना। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे थाई की कौन सी मसल है, एक तो यहाँ पे क्या है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, है ना, और दूसरी क्या है बाइसेप्स फीमोरिस, है ना। तो इसको आपको यहाँ पे क्या करना है, डिस्क्राइब करना है इस तरह से, ठीक है। चलिए तो या तो डायरेक्ट मसल आपको दे देगा कोई सी, या कुछ इस तरह से आपको पूछ लेगा कि डिस्क्राइब मसल ऑफ एब्डोमेन, या मसल ऑफ थाई, या मसल ऑफ थोरेक्स, ठीक, या मसल ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी, ठीक। चलिए अब थीम ई की बात करते हैं। इसका वेटेज 17 मार्क्स है, एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी, या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी, है ना। संधि शारीर, स्नायु और आर्थ्रोलॉजी, ये 3 टॉपिक किसके हैं, आपके थीम ई के हैं, ठीक है। संधि शारीर में आपको कुछ नहीं करना है, संख्या और इसके प्रकार याद कर लेना है। 5 नंबर का है, बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ठीक है। स्नायु की बात करते हैं, यहाँ से सिर्फ एमसीक्यू पूछेगा, लेकिन कभी कभी 5 नंबर में स्नायु के प्रकार भी पूछ लेता है, ठीक है। वह अगर हम आर्थ्रोलॉजी की बात करते हैं तो आपको सारे जॉइंट्स याद नहीं करना है। यहाँ पर जो मैं लेकर आया हूँ, जैसे कि बात करते हैं नी जॉइंट, हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, तो ये आपको याद कर लेना है। और इनमें से भी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, और नी जॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, और शोल्डर जॉइंट, ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको सारे भी याद ना हो तो कम से कम टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट, और बस ये 3 आपको याद करना है, ठीक है।
और साथ में आपको जॉइंट्स के टाइप, स्ट्रक्चर और मूवमेंट भी पता होना चाहिए। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। थीम एफ है ना, थीम एफ, ठीक है, इसमें क्या है, नर्वस सिस्टम है ना। यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकता है, थोड़े से क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन भी है ना। अब देखिए नर्वस सिस्टम जो है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। एक तो ब्रेकियल प्लेक्सस, दूसरा ब्रेन में सेरेब्रम और सेरेबेलम वाला पार्ट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। मेनिंजेस ऑफ ब्रेन, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, सीएसएफ, थैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड, थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन और ब्रेन स्टेम, है ना। ये सारे टॉपिक को आपको नर्वस सिस्टम में पढ़ना है। 14 नंबर की वेटेज रखता है नर्वस सिस्टम, इसलिए मैंने यहाँ पे लगभग सारे टॉपिक को इंक्लूड किया है। ठीक है, थीम जी की बात करते हैं, इसमें एंडोक्राइनोलॉजी है और लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम से सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू आएगा। और एंडोक्राइनोलॉजी की बात करते हैं जहाँ पर आपको 3 ग्लैंड पढ़ना है, एक तो पिट्यूटरी, एक है थायराइड और एड्रिनल। ठीक है, तो इस तरह से 3 ग्लैंड आपको पिट्यूटरी ग्लैंड में एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ना है। ठीक, चलिए तो इस तरह से मैंने आपको रचना से का पेपर 1 का इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया। ठीक है, बताया है ना। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस लेकर आऊंगा जो कि आपको कैप्सूल कोर्स में मिलेंगे, यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक थॉट लिखा हुआ है, नोबडी कैन गो बैक एंड स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग, यानी कि पीछे जाकर कोई नई शुरुआत नहीं कर सकता, यानी कि पिछला जो हो गया उसको आप भूल जाओ। आज जो है यहाँ से आप शुरुआत करो तो आप आगे जाके एक अच्छी एंडिंग पर पहुंच जाओगे। देखिए यहाँ पे, बट एनीवन कैन स्टार्ट टुडे एंड मेक अ न्यू एंडिंग। ठीक है, तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम, है ना। अच्छे से पढ़ाई करो, 2 महीने आप लग के पढ़ लो, फिर अगले 10 से 12 महीने तक आपको क्या करना है, आराम ही करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपने साल भर नहीं किया तो कम से कम 2 महीने तो कर लो, अच्छे से पढ़ो और अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम में 4 कराओ और कहीं ना कहीं मेरा नाम भी आप आगे बढ़ाओ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।